गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का हमारा जो 2000 प्रश्नोत्तर सीरीज चल रहा है उसका अब तक जो है हम 10 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। 1000 प्रश्नोत्तर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज पार्ट 11 की शुरुआत होने जा रही है और आज भी जो है हम 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे पहले हमने विभिन्न प्रकार की जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं हैं KVS, NVS, DSSB और भी जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं हैं उनसे जुड़े प्रश्नोत्तर हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल, पृथ्वीराज रासों में कितने समय हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पृथ्वीराज रासों में कितने समय हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 69। तो 69 समय है पृथ्वीराज रासों में। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटे निराला किसे कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो छोटे निराला किसे कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मुक्तिबोध। तो गजानन माधव मुक्तिबोध जो हैं उनको छोटे निराला की उपाधि प्राप्त है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेहरू अभिनंदन ग्रंथ का संपादन किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नेहरू अभिनंदन ग्रंथ का संपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अज्ञेय। तो अज्ञेय ने किया था इसका संपादन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंधेरे में कविता में कितने खंड एवं बंद हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अंधेरे में कविता में कितने खंड और बंद हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 8 खंड और 71 बंद हैं। तो अंधेरे में कविता जो है इसमें 8 खंड और 71 बंद हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1253 ईस्वी। ठीक याद किया, 1253 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंधेरे में कविता का सर्वप्रथम शीर्षक क्या रखा गया था? तो अंधेरे में कविता का सर्वप्रथम शीर्षक क्या रखा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आकांक्षा के द्वीप अंधेरे में। तो आकांक्षा के द्वीप अंधेरे में जो है ये अंधेरे में कविता का सर्वप्रथम शीर्षक माना जाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीत फरोश कविता किस तार सप्तक में प्रकाशित हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गीत फरोश कविता जो है किस तार सप्तक में प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दूसरा सप्तक। और इसके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। और दूसरा सप्तक जो है इसका प्रकाशन समय है 1951। तो 3 प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंधेरे में कविता को अस्मिता की खोज किस आलोचक ने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अंधेरे में कविता को अस्मिता की खोज किस आलोचक ने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर नामवर सिंह ने। याद रखिएगा, डॉक्टर नामवर सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिय प्रवास का प्रकाशन समय क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रिय प्रवास का प्रकाशन समय क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1914। और इसके लेखक हैं हरिओध। तो 2 प्रकार के प्रश्न जो हैं यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंधेरे में कविता को विद्रोह और रचना का संपृक्त अनुभव किसने माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अंधेरे में कविता को विद्रोह और रचना का संपृक्त अनुभव किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भवानी भैया का व्यक्तित्व तूफानी रहा है, ये कथन किसका है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया ये। भवानी भैया का व्यक्तित्व तूफानी रहा है, ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हरिशंकर परसाई। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में रोशनी की चीख है, ये कथन किसका है? तो मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में रोशनी की चीख है, ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नरेंद्र सिंह ने। ठीक याद रखिएगा, नरेंद्र सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसू कविता का प्रकाशन समय क्या माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आंसू कविता का प्रकाशन समय क्या माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1925। गीत फरोश का क्या अर्थ है? तो गीत फरोश का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गीतों को बेचने वाला। ठीक याद रखिएगा, गीतों को बेचने वाला।
अंधेरे में कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अंधेरे में कविता जो है किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चांद का मुंह टेढ़ा है। ठीक है, रखिएगा, चांद का मुंह टेढ़ा है और इसके लेखक है मुक्तिबोध। तो दो प्रकार के प्रश्न जो हैं यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निराला की जूही की कली और जागो फिर एक बार कविता जो है किस काव्य संग्रह में संकलित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निराला की जूही की कली और जागो फिर एक बार कविता जो है किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका परिमल। ठीक याद रखिएगा, परिमल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का मेघदूत किस रचना को कहा जाता है? तो हिंदी का मेघदूत किस रचना को कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आंसू। ठीक याद रखिएगा, आंसू, और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो दो प्रकार के प्रश्न जो हैं यहाँ से पूछे जा सकते हैं। भवानी प्रसाद पर किस कवि का प्रभाव था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भवानी प्रसाद पर किस कवि का प्रभाव था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मैथिली शरण गुप्त। ठीक याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त। आंसू काव्य में कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? तो आंसू काव्य में कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 133 छंदों का प्रयोग किया गया है आंसू काव्य में। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदी निर्झर और नाले, इन वनों ने गोद पाले, लाख पंछी 100 हिरन-दल, चांद के कितने किरण दल। ये पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है? बहुत ही प्रसिद्ध ये पंक्तियाँ हैं। तो नदी निर्झर और नाले, इन वनों ने गोद पाले, लाख पंछी 100 हिरन-दल, चांद के कितने किरण दल। ये किस कविता से ली गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सतपुड़ा के घने जंगल, जिसके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो दो प्रकार के प्रश्न जो हैं यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञकृत असाध्य वीणा का रचनाकाल क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अज्ञकृत असाध्य वीणा का रचनाकाल क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1961। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपातकाल के समय मिश्र जी ने जो कविताएं लिखी वो किस पुस्तक में प्रकाशित हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपातकाल के समय मिश्र जी ने जो कविताएं लिखी वो किस पुस्तक में प्रकाशित हुई? तो इसका सही उत्तर होगा आपका त्रिकाल संध्या। ठीक याद रखिएगा, त्रिकाल संध्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञकृत असाध्य वीणा कविता किस लोक कथा पर आधारित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अज्ञकृत असाध्य वीणा कविता जो है किस लोक कथा पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जापानी लोक कथा। ठीक याद रखिएगा, जापानी लोक कथा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया है। तो बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक याद रखिएगा, भवानी प्रसाद मिश्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। असाध्य वीणा कविता की मूल कथा किस जापानी ग्रंथ से संकलित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो असाध्य वीणा कविता की मूल कथा जो है किस जापानी ग्रंथ में संकलित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ओकाकुरा की पुस्तक द बुक ऑफ टी। ठीक याद रखिएगा, ओकाकुरा की पुस्तक द बुक ऑफ टी जापानी ग्रंथ में संकलित है असाध्य वीणा कविता की मूल कथा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बादल को घिरते देखा है कविता में चीर अभिशापित कौन है? तो बादल को घिरते देखा है कविता में चीर अभिशापित कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चकवा चकई। ठीक याद रखिएगा, चकवा चकई, और इसके लेखक हैं नागार्जुन। चलिए आगे बढ़ते हैं। असाध्य वीणा किस काव्य संग्रह में संकलित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो असाध्य वीणा जो है ये किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आंगन के पार द्वार। इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बादल को घिरते देखा है कविता में किस नगर का वर्णन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बादल को घिरते देखा है कविता में किस नगर का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कुबेर की अलका। ठीक याद रखिएगा, कुबेर की अलका। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रिय प्रवास। इसके लेखक हैं हरिओद और इसका रचना काल है 1914। तो तीन प्रकार के प्रश्न जो हैं यहाँ से पूछे जा सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वैद्यनाथ मिश्र। ठीक याद रखिएगा, वैद्यनाथ मिश्र। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका हरिओध। और ये जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, ये भी जानना आवश्यक है। कई बार जो है परीक्षा में पूछा गया है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो वो है प्रिय प्रवास। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन की रचनाओं से प्रभावित पाठक उन्हें क्या कहकर पुकारने लगे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नागार्जुन की रचनाओं से प्रभावित होकर उनके पाठक उन्हें क्या कहकर पुकारने लगे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बाबा। ठीक याद रखिएगा, बाबा जो है ये कहा जाता है नागार्जुन को। जैसे मैथिली शरण गुप्त को जो है दद्दा कहा जाता है, सिया राम शरण गुप्त को बापू कहा जाता है, उसी प्रकार जो है नागार्जुन को जो है हिंदी साहित्य में बाबा कहा जाता है। तो उसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कामायनी महाकाव्य का रचनाकाल क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कामायनी महाकाव्य का रचनाकाल क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1936। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, ये पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अकाल और उसके बाद, और इसके लेखक है नागार्जुन। तो दो प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 15 सर्ग। अकाल और उसके बाद कितनी पंक्तियों की कविता मानी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अकाल और उसके बाद जो है कितनी पंक्तियों की कविता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 8। ठीक याद रखिएगा, 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। कामायनी का महाकाव्य असंदिग्ध है, ये कथन किसका है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। तो ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर नगेंद्र। ठीक याद रखिएगा, डॉक्टर नगेंद्र। अकाल और उसके बाद कविता में दीवारों पर गश्त कौन लगा रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अकाल और उसके बाद कविता में दीवारों में गश्त कौन लगा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका छिपकलियाँ। ठीक याद रखिएगा, छिपकलियाँ। कामायनी में ईड़ा किसका प्रतीक है? तो कामायनी महाकाव्य में ईड़ा किसका प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बुद्धि का। ठीक याद रखिएगा, बुद्धि का प्रतीक है ईड़ा। और श्रद्धा जो है ये हृदय का प्रतीक है। ठीक याद रखिएगा, हृदय का प्रतीक है श्रद्धा। और मनु जो है ये मन का प्रतीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शासन की बंदूक किसकी रचना है? तो शासन की बंदूक ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नागार्जुन। ठीक याद रखिएगा, नागार्जुन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, ये पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से लिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, ये पंक्तियां जो है कामायनी के किस सर्ग से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका लज्जा सर्ग। ठीक याद रखिएगा, लज्जा सर्ग। हिंदी का सबसे लंबा शोक गीत कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपका टीजीटी और पीजीटी में कई बार पूछा गया है। तो हिंदी का सबसे लंबा शोक गीत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सरोज स्मृति। ठीक याद रखिएगा, सरोज स्मृति जो है ये हिंदी का सबसे लंबा शोक गीत है। इसके लेखक है निराला। और ये जो है उन्होंने अपने पुत्री के निधन हो जाने पर लिखा था। तो ये भी जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिखरी अलकें ज्यों तर्क जाल, ये पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से लिया गया है? तो बिखरी अलकें ज्यों तर्क जाल, ये पंक्ति जो है कामायनी के किस सर्ग से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ईड़ा सर्ग। ठीक याद रखिएगा, ईड़ा सर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरोज स्मृति को निराला जी ने किसकी स्मृति में लिखा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सरोज स्मृति को निराला ने किसकी स्मृति में लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अपनी पुत्री। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से लिया गया है? बहुत ही प्रसिद्ध ये पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया है, टीजीटी और पीजीटी में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो पंक्ति है किस सर्ग से लिया गया है?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका लज्जा। ख्याल किया, लज्जा सर्ग से लिया गया है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। निराला की प्रथम रचना कौन सी है? तो निराला की प्रथम रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जूही की कली। ठीक याद रखिएगा, जूही की कली। और ये प्रश्न भी जो है पूछा जाता है कि निराला की कौन सी रचना जो है जिसको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वापस लौटा दिया था? तो वो है जूही की कली। ठीक याद रखिएगा, जूही की कली जो है इसको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वापस लौटा दिया था। तो ये भी जो है प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिनकर का कामाध्याम प्रधान काव्य संग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उर्वशी। जूही की कली का संबंध किस ऋतु से है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जूही की कली का संबंध जो है किस ऋतु से है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बसंत ऋतु। ठीक याद रखिएगा, बसंत ऋतु। उर्वशी कैसा काव्य है या किस प्रकार का काव्य है उर्वशी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महाकाव्य, और इसके लेखक है दिनकर। तो दो प्रकार के प्रश्न जो हैं यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूही की कली का नायक कौन है? तो जूही की कली का नायक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पवन। ठीक याद रखिएगा, पवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नारी के भीतर एक और नारी जो अगोचर और इंद्रियतातीत है, इस नारी का संधान पुरुष तब पाता है जब शरीर की धारा उछलते उछलते उसे मन के समुद्र में फेंक देती है, जब देहिक चेतना से परे वो प्रेम की निर्गुम दुर्गम समाधि में पहुंचकर निस्पंदन हो जाता है। तो ये जो पंक्ति है किस महाकाव्य से लिया गया है? तो फिर से पढ़ते हैं। नारी के भीतर एक और नारी है जो अगोचर और इंद्रियतातीत है, इस नारी का संधान पुरुष तब पाता है जब शरीर की धारा उछलते उछलते उसे मन के समुद्र में फेंक देती है, जब देहिक चेतना से परे वो प्रेम की दुर्गम समाधि में पहुंचकर निस्पंदन हो जाता है। तो ये किसमें कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उर्वशी की भूमिका में। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्वशी में स्वाभाविकता की जगह शब्द जाल और आडंबर दिखाई देता है, ये कथन किसका है? तो उर्वशी में स्वाभाविकता की जगह शब्द जाल और आडंबर दिखाई देता है, तो ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मुक्तिबोध। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्वशी में ओज का विलक्षण सम्मिश्रण मिलता है, ये किसने कहा है? तो उर्वशी में ओज का विलक्षण सम्मिश्रण मिलता है, तो ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारत भूषण अग्रवाल। ठीक याद रखिएगा, भारत भूषण अग्रवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्वशी के कथा स्रोतों की छानबीन करते हुए चोरी का माल किसने सिद्ध किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उर्वशी के कथा स्रोतों को छानबीन करते हुए चोरी का माल किसने सिद्ध किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भगवत शरण उपाध्याय। ठीक याद रखिएगा, भगवत शरण उपाध्याय। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्वशी की मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि किसकी पुस्तक है? बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है ये। तो उर्वशी की मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि, ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर मंजूश्री गर्ग। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माचा पर बैठे बैठे 3 बजाते बजाते थक गया हूँ, अब कुछ ऐसा लिखना चाहता हूँ जिसमें आत्मा का रस अधिक हो। तो जो पंक्ति है दिनकर ने अपनी किस रचना के संबंध में कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो माचा पर बैठे बैठे 3 बजाते बजाते थक गया हूँ, अब कुछ ऐसा लिखना चाहता हूँ जिसमें आत्मा का रस अधिक हो। तो ये जो पंक्ति है दिनकर ने अपनी किस रचना के संबंध में लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 उर्वशी। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 23 सितंबर 1908 को बेगूसराय के सिमरिया गांव में। तो 23 सितंबर 1908 को बेगूसराय के सिमरिया गांव में जो है दिनकर जी का जन्म हुआ था। तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्वशी को मर्दानी औरत की संज्ञा किसने दी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उर्वशी को मर्दानी औरत की संज्ञा किसने दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर विजेंद्र नारायण सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्वशी में प्रेम को एक
बोधात्मक विषय के रूप में स्वीकार किया गया है और उसे भारतीय ढंग से उन्नयन के सहारे वासना के दर्शन तक पहुंचाया गया है। तो ये कथन किसका है? तो फिर से पढ़ते हैं। उर्वशी में प्रेम को एक बोधात्मक विषय के रूप में स्वीकार किया गया है और उसे भारतीय ढंग से उन्नयन के सहारे वासना से संदर्शन तक पहुंचाया गया है। तो ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर कुमार विमल। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन में सूक्ष्म और आनंद और निरुद्देश्य सुख के जितने भी सोते हैं वे कहीं ना कहीं काम के पर्वत से फूटते हैं, जिसका काम कुंठित, उपेक्षित अथवा अवरुद्ध है और आनंद के अनेक सूक्ष्म रूप से वंचित रह जाता है। तो ये जो पंक्ति है किस रचना से ली गई है? तो फिर से पढ़ते हैं। जीवन में सूक्ष्म का आनंद और निरुद्देश्य सुख से जितने भी सोते हैं वे कहीं ना कहीं काम के पर्वत से फूटते हैं, जिसका काम कुंठित, उपेक्षित अथवा अवरुद्ध है और वो आनंद के अनेक सूक्ष्म रूपों से वंचित रह जाते हैं। तो ये किसमें कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उर्वशी की भूमिका। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कामात्मक मनोरीति और संवेदनाओं में उतरना चाहते हैं, साथ ही इस गतिविधि को सांस्कृतिक ध्वनियों और प्रतिध्वनियों का निनाद है और बहुत से स्थानों पर अर्थ की वायनीय शून्यताएं है। तो ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मुक्तिबोध ने। उर्वशी को समिष्ट चित्त की उद्यम चेतना किसने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो उर्वशी को समिष्ट चित्त की उद्यम चेतना किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्वशी होना नारी का अपमान है, किसकी रचना है? तो उर्वशी होना नारी का अपमान है, ये किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है, डॉक्टर धर्मवीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी रचना में फ्रायड के आधुनिक काम सिद्धांत को महत्व प्रदान किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कौन सी रचना में फ्रायड के आधुनिक काम सिद्धांत को महत्व प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उर्वशी। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना विलक्षण न्याय है, कोई ना पास उपाय है, अवलंब है सबको मगर नारी बहुत असहाय है। उर्वशी में किसका कथन है? बहुत ही प्रसिद्ध यह कथन है। तो कितना विलक्षण न्याय है, कोई ना पास उपाय है, अवलंब है सबको मगर नारी बहुत असहाय है। तो ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ओशिनरी। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रश्मि रथी में कितने सर्ग हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रश्मि रथी में कितने सर्ग हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 7। उर्वशी के किस सर्ग में कामाध्व का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, तृतीय। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दृष्टि का जो पेय है वो रक्त का भोजन नहीं, उर्वशी के किस सर्ग से लिया गया है और किसके द्वारा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पुरुरवा और तृतीय। तो ये जो सर्ग है ये तृतीय सर्ग से लिया गया है, ये जो पंक्ति है ये तृतीय सर्ग से लिया गया है और ये जो है पुरुरवा द्वारा कहा गया है। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टूटता तोड़े नहीं यह किसलयों का दाम, फूलों की लड़ी जो बंध गई खुलती नहीं है। ये पंक्ति जो है किस रचना से ली गई है? तो टूटता तोड़े नहीं ये किसलयों का दाम, फूलों की लड़ी जो बंध गई खुलती नहीं है। तो ये किसमें कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उर्वशी। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावादी हैंगओवर की खुमार का कवि किसको किसने कहा है? तो छायावादी हैंगओवर के खुमार का कवि जो है किसको किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रियम अंकित दिनकर। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्वशी पुरुष आध्यात्म का रुमान किसकी रचना है? तो उर्वशी पुरुष आध्यात्म का रुमान ये किसने कहा है, किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका
ऑप्शन नंबर ए प्रियम अंकित। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मणिकुट्टिम काव्य उर्वशी को किसने कहा है? तो मणिकुट्टिम काव्य जो है उर्वशी को किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 श्री नरेंद्र शर्मा। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रश्मि रथी में मुख्य रूप से किसके चरित्र का चित्रण किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रश्मि रथी में मुख्य रूप से किसके चरित्र का चित्रण किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कर्ण। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्वशी प्रेम की अतल गहराई का अनुसंधान करने के लिए लिखी गई है, ये किसका कथन है? तो उर्वशी प्रेम की अतल गहराई का अनुसंधान करने के लिए लिखी गई है, तो ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए दिनकर। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविताओं में हम जिस नारी का बखान सुनते हैं वो किसी की भी बेटी, बहन या भार्य नहीं होती, वो तो अनामिका कल्पना की प्रतिमा है जिसके अंग पर उम्रों के दाग नहीं लगते। तो ये किसका कथन है, किसने कहा है ये? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 रामधारी सिंह दिनकर। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्वशी का प्रेम दर्शन किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उर्वशी का प्रेम दर्शन किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर मंजू श्री गर्ग। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कथा को लेने में वैदिक आख्यान की पुनरावृत्ति अथवा वैदिक प्रसंग का प्रत्यावर्तन मेरे धैर्य नहीं रहा है। मेरी दृष्टि में पुरुरवा सनातन नर का प्रतीक है और उर्वशी सनातन नारी का। तो ये किसका कथन है? तो फिर से पढ़ते हैं कि इस कथा को लेने में वैदिक आख्यान की पुनरावृत्ति अथवा वैदिक प्रसंग का प्रत्यावर्तन मेरा ध्येय नहीं है। मेरी दृष्टि में पुरुरवा सनातन नर का प्रतीक है और उर्वशी सनातन नारी का। तो ये किसने कहा है? ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए दिनकर। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्रियों के मार्ग से अतीन्द्रिय धरातल का स्पर्श यही प्रेम की आध्यात्मिक महिमा है। तो ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेम का आरंभ भौतिकता में और परिपाक आध्यात्म में है। प्रेम पहले फिजिक्स और तब मेटाफिजिक्स होता है। दिनकर की किस रचना की भूमिका से लिया गया है? तो फिर से पढ़ते हैं। प्रेम का आरंभ भौतिकता में और परिपाक आध्यात्म में है। प्रेम पहले फिजिक्स और तब मेटाफिजिक्स होता है। तो ये जो है ये पंक्ति किस रचना की भूमिका से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए उर्वशी। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर प्रेम की जन्मभूमि है और जैसे सब लोग जन्मभूमि में से प्रेम करते हैं वैसे ही प्रेम को भी अपनी जन्मभूमि अन्य सभी भूमियों से अधिक पसंद है। तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है दिनकर ने। तो शरीर प्रेम की जन्मभूमि है और जैसे सब लोग जन्मभूमि से प्रेम करते हैं वैसे ही प्रेम को भी अपनी जन्मभूमि अन्य सभी भूमियों से अधिक पसंद है। तो ये कहा है दिनकर ने। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्वशी विश्व ब्रह्मांडमयी मानस की नित्य नवीन सौंदर्य कल्पना के रूप में ऐसे निखर है कि आश्चर्य होता है। उर्वशी विराट मानस की कालजयी कल्पना है। ये समाधिस्थ चित्त की रचना है। समाधिस्थ चित्त जो विराट मानस से एकाकार हो गया था। तो ये कथन किसके हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर से पढ़ते हैं। उर्वशी विश्व ब्रह्मांडमयी मानस की नित्य नवीन सौंदर्य कल्पना के रूप में ऐसी निखरी है कि आश्चर्य होता है। उर्वशी विराट मानस की कालजयी कल्पना है। यह समाधिस्थ चित्त की रचना है। समाधिस्थ चित्त जो विराट मानस से एकाकार हो गया था। तो ये कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने।
चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर्गीय वस्तुएं धरती में मिले बिना मनोहर नहीं होती, किसका कथन है? तो स्वर्गीय वस्तुएं धरती में मिले बिना मनोहर नहीं होती, ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्भवती नारी के सौंदर्य तथा मातृत्व की गरिमा का आख्याल उर्वशी के किस सर्ग से लिया गया है? तो गर्भवती नारी के सौंदर्य तथा मातृत्व की गरिमा का आख्याल उर्वशी के किस सर्ग में है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है, इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिनकर कृत उर्वशी एक विलक्षण काव्य है, दैहिक काम संवेदनाओं की परिपूर्ति में परम तत्व के साक्षात्कार का प्रयत्न ही इस विलक्षणता को जन्म देता है। तो यह कथन किसका है? फिर से पढ़ते हैं। दिनकर कृत उर्वशी एक विलक्षण काव्य है, दैहिक काम संवेदनाओं की परिपूर्ति में परम तत्व के साक्षात्कार का प्रयत्न ही इस विलक्षणता को जन्म देता है। तो ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुक्तिबोध। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सृष्टि हमारी नहीं संकुचित किसी एक अनाथ में, किसी एक के लिए सुरभि हम नहीं संजोती मन में, ये किसकी पंक्ति है? तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है रंभा ने। ठीक है, रंभा ने। सृष्टि हमारी नहीं संकुचित किसी एक आनंद में, किसी एक के लिए सुरभि हम नहीं संजोती मन में, तो ये कहा है रंभा ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्वशी के प्रथम अंक को सूच्य अंक माना जा सकता है, जिसमें अप्सराओं द्वारा घटनाओं का वर्णन तो कराया ही जाता है। उर्वशी की मूल समस्याओं की स्थापना भी उन्हीं के द्वारा कराई जाती है। यह किस विद्वान विदुषी का कथन है? तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर सावित्री सिन्हा ने। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है, इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिनकर गति के कवि हैं, यति में उन्हें आयास करना पड़ता है, किस आलोचक का कथन है? तो दिनकर गति के कवि हैं, यति में उन्हें आयास करना पड़ता है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिनकर जी को दिग्भ्रमित राष्ट्र कवि किसने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दिनकर जी को दिग्भ्रमित राष्ट्र कवि किसने कहा है? तो ये कहा है कामेश्वर शर्मा ने। याद किया, कामेश्वर शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्वशी का ये तृतीय अंक स्वर्ग और मर्त्यलोक, कल्पलोक और वास्तविकता वेग और विराम के द्वंद्व का अद्भुत गान है। तो ये कथन किसका है? तो ये कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उर्वशी का यह तृतीय अंक स्वर्ग और मर्त्यलोक, कल्पलोक और वास्तविकता वेग और विराम के द्वंद्व का अद्भुत गान है। तो ये कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्वशी काव्य में नारी चेतना किसकी रचना है? तो उर्वशी काव्य में नारी चेतना किसकी रचना है? तो ये लिखा है डॉक्टर मीता अरोरा ने। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागरी लिपि परिषद कहाँ पर स्थित है? नागरी लिपि परिषद, तो ये स्थित है नई दिल्ली में। याद किया, नई दिल्ली। साहित्य मंडल कहाँ पे मिलता है? तो ये मिलता है नाथद्वारा राजसमंद राजस्थान में। तो राजस्थान में मिलता है साहित्य मंडल। राजभाषा संघर्ष समिति ये कहाँ पर स्थित है? तो राजभाषा संघर्ष समिति, तो इसका सही उत्तर होगा आपका दिल्ली। मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ये कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ये स्थित है भोपाल में, मध्य प्रदेश। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ये कहाँ पर स्थित है? ये कई बार जो है प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है वर्धा, महाराष्ट्र में। कर्नाटक महिला हिंदी सेवा समिति ये कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक महिला हिंदी सेवा समिति ये स्थित है बेंगलुरु में। ठीक है, रखिएगा, बेंगलुरु। केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। ठीक है, रखिएगा, नई दिल्ली। मुंबई हिंदी विद्यापीठ ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मुंबई में, महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र में स्थित है ये, मुंबई हिंदी विद्यापीठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। केरल हिंदी प्रचार सभा कहाँ पर स्थित है? तो केरल हिंदी प्रचार सभा ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है तिरुवनंतपुरम, मैसूर, कर्नाटक में। तो ये जो है तिरुवनंतपुरम, मैसूर और कर्नाटक में स्थित है केरल हिंदी प्रचार सभा। हिंदी प्रचार परिषद ये कहाँ पर स्थित है? तो हिंदी प्रचार परिषद ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बेंगलुरु में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने कुछ और महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर डिस्कस किए और हमारा पार्ट 11 जो है यहाँ पर समाप्त हुआ। कल पार्ट 12 की शुरुआत होगी और ऐसे करके हम संपूर्ण 2000 हिंदी साहित्य के जो प्रश्न उत्तर हैं उन्हें कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।